नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लाइफ में पैसा बनाना बहुत ज़रूरी होता है और उससे भी ज़रूरी होता है पैसे से पैसा बनाना। आप दिन रात मेहनत करते हो पैसे के लिए। क्या आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। ये वीडियो आपके लिए एक नया फाइनेंशियल चैप्टर खोल देगी। ये वीडियो आपको गाइड करेगी कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा म्यूचुअल फंड के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट्स के बारे में। क्या शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है या शेयर मार्केट के कंसेप्ट्स आपको समझ नहीं आते? तो इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड का इन एंड आउट एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जो कॉमन टर्म्स म्यूचुअल फंड में यूज होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते कैसे हैं, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है, म्यूचुअल फंड को बेचते कैसे हैं, म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, ये सारे सवाल इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स आपको समझाई जाए। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन जानकारी लेके जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने भाई के लिए कमेंट में एक प्यारा सा फीडबैक जरूर डालिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड के इंट्रोडक्शन से। म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है? मान लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपको भी इन्वेस्ट करना है, या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करना है, बट हमें नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर में पैसा लगाएं जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न आएगा, या कौन से में लगाएं जिसमें हमारा रिस्क कम होगा। तो इसी चीज़ के लिए म्यूचुअल फंड बना है। हम पैसा आपस में इकट्ठा करके एक फंड हाउस को देते हैं, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। उस कंपनी के पास एक प्रोफेशनल होता है, आई मीन एक फंड मैनेजर होता है। उसके पास स्टॉक मार्केट का या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, उसका एक्सपर्टाइज होता है। वो हमारा जो इकट्ठा हुआ है पैसा, उस पैसे को आगे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करता है। और वहां से हमें जो भी एप्रिसिएशन मिलता है, जो भी एसेट वो खरीदता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमारे पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी। पिक्चर में मैंने वो चीज समझाई है। मान लीजिए मैं और आप, हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1,000 रुपए लगाता हूँ, आप 2,000 रुपए लगाते हैं। हमारे जो अलग अलग दोस्त हैं वो कोई 5,000 लगा रहा है, कोई 10,000 लगा रहा है, कोई 20,000 लगा रहा है। सभी अपना पैसा इकट्ठा करके फंड हाउस को देते हैं। फंड हाउस फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है मल्टीपल ऑप्शंस में। हमें बदले में उस म्यूचुअल फंड की यूनिट दे देता है। एक यूनिट का प्राइस होता है, अलग अलग इन्वेस्ट जो की गई है एक म्यूचुअल फंड में एक यूनिट का प्राइस होता है। उस प्राइस को बोलते हैं नेव, नेट एसेट वैल्यू। एग्जाम्पल से मैं फिर से समझाता हूं। एक म्यूचुअल फंड है जो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपए, तो मुझे मिलेंगी 100 यूनिट। 100 यूनिट मुझे मिल गई 10 रुपए के हिसाब से। 1,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे। अब धीरे धीरे विद टाइम हर चीजों की जो एसेट्स जो उन्होंने खरीदे हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई, और जो 1,000 रुपए थे वो 2,000 हो गए। अब मुझे क्या होगा? यूनिट्स तो मेरे पास अभी भी 100 ही हैं, लेकिन जो यूनिट का प्राइस है अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। जब मैंने खरीदा था तो यूनिट का प्राइस 10 रुपए था, अब मैं बेचूंगा तो यूनिट का प्राइस 20 रुपए हो गया। जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यूनिट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी मेरा जो अमाउंट है वो अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसे म्यूचुअल फंड काम करता है। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना घर कैसे चलाती है? इसके लिए वो एक्सपेंस रेशियो लाती है। एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड के अंदर।
आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जो फंड मैनेजर है उसका खर्चा चलाने के लिए फंड हाउस आपके म्यूचुअल फंड जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से कुछ परसेंटेज चार्ज करता है। वो होता है 1 से 2%, कभी कभी वो 1 से भी कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में जिससे मुझे 100 यूनिट मिली है, 10 रुपए एक यूनिट के हिसाब से, तो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो मुझसे 1% चार्ज करेगी, मतलब साल में 10 रुपए मेरे से चार्ज करेगी उस फंड को मैनेज करने के लिए। और जो फंड मैनेजर होता है वो अपने एक्सपर्टाइज का पूरा यूज करता है, वो बेस्ट पॉसिबल वे या रास्ता ढूंढता है जिससे वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न लाके दे। तो ऐसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या म्यूचुअल फंड काम करता है। हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में फंड मैनेजर के थ्रू, और फंड मैनेजर उसी चीज को मैनेज करने के लिए हमसे कुछ चार्ज लेता है जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। आई होप आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके का होता है। तो दोस्तों देखते हैं म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 सेक्शंस में होता है या 4 तरीके से होता है। एक होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक होता है एसेट क्लास के हिसाब से, एक होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और एक रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड को कब खरीद सकते हो, कब बेच सकते हो, उसके हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये चीज मैं आगे कवर करूंगा। एसेट क्लास के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आई मीन कि आपको बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, मीडियम साइज कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लार्ज आई मीन स्मॉल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या कमोडिटीज जैसे गोल्ड या सिल्वर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो किस हिसाब के एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जिस जिस स्टॉक में आपने आई मीन फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है उससे एक डिविडेंड इनकम आती है पीरियोडिक बेसिस पे। क्या आपको वो डिविडेंड इनकम चाहिए, या आपको चाहिए कि वही डिविडेंड वापस मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ऐड हो जाए और मुझे कंपाउंडिंग का फायदा मिले, उसके हिसाब से भी अलग अलग फंड्स होते हैं। रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से भी अलग अलग फंड होते हैं। ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क है तो कम रिटर्न मिलेगा। तो रिस्क के हिसाब से भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 अब कवर करेंगे। तो दोस्तों बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स और एक होते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कि आप उन म्यूचुअल फंड्स में कभी भी पैसा लगा सकते हो और कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कोई लॉकिंग नहीं होती। लेकिन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि आप इनिशियल टाइम पे जो एनएफओ होता है, न्यू फंड ऑफर, जब कोई फंड हाउस नया फंड रिलीज करता है आप उस टाइम पे पैसा लगा सकते हो, और उसमें कुछ लॉकिंग टाइम होता है 3 साल या 5 साल का, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। तो ये होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। बढ़ते हैं आगे कि जो बेस्ड ऑन एसेट होता है उसके हिसाब से कैसे म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन होता है। उसमें आते हैं सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी मींस कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक्स में या शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके हिसाब से। अब अलग अलग साइज की कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, मीडियम साइज कंपनी होती है या छोटी साइज कंपनी होती हैं, उसके हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे जो फंड बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है उसको हम लार्ज कैप फंड बोल देते हैं। जो फंड मीडियम साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उसको मिड कैप फंड बोल देते हैं। और जो फंड स्मॉल या छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है उसको स्मॉल कैप फंड बोल देते हैं। इसके बाद आते हैं ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये होते हैं सेक्शन 80C जो हमारा इनकम टैक्स का होता है, जिसमें आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। ये वो फंड होते हैं, इनमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। ये फंड्स भी डायरेक्ट आपके इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद होते हैं सेक्टोरियल फंड जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या PSU सेक्टर हो गए। जो एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करें वो होते हैं सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद आते हैं थीमेटिक
म्यूचुअल फंड्स जो एक पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट करें, जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया या अर्बन डेवलपमेंट हो गया, एक पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट करें जिसमें आप मल्टीपल सेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो होते हैं थीमेटिक बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इक्विटी फंड होते हैं और डिफरेंट टाइप के सब कैटेगरीज होती हैं इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है? इनमें थोड़ा कम रिस्क होता है, ये सेफर साइड होते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं या कमोडिटी जैसे गोल्ड या सिल्वर, इन टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें कम रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी कम ही होता है। तो ये अगर आपको कम रिस्क के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डेब्ट फंड ले सकते हैं, बट इनमें रिटर्न बहुत कम होता है, 6 से लेके 7, 8 या 9% तक एनुअल रिटर्न मिलता है। बढ़ते हैं आगे। तीसरे होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड इक्विटी जो बेस्ड फंड होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है बट रिवार्ड भी ज्यादा होता है, रिटर्न ज्यादा होगा। डेब्ट फंड में क्या होता है? रिस्क कम होता है, उनका रिटर्न भी कम होगा। लेकिन एक तरीके के फंड होते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड के अंदर क्या होता है? वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है जो भी आपका अमाउंट है, और डेब्ट में भी ऐड होता है, इन्वेस्ट होता है। वो होते हैं हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिनमें मेजर पोर्शन 60% से लेकर 70% तक इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, बाकी बचा हुआ पोर्शन डेब्ट साइड इन्वेस्ट होता है। या कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होते हैं कि जिनमें मेजर कंपोनेंट डेब्ट साइड इन्वेस्ट होता है और जो माइनर कंपोनेंट होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। ऐसे ऐसे एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी होते हैं कि जो बैलेंस हाइब्रिड फंड होते हैं जिनमें बैलेंस लेवल पे इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे आपका रिस्क भी मेंटेन रहता है और रिटर्न भी मेंटेन रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखा दिया है कि आप HDFC का हाइब्रिड फंड है। मैं कोई फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। किसी भी चीज़ों जो भी स्लाइड्स हैं जिनमें फंड का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वीडियो एंड होने के बाद आप ये पर्टिकुलर फंड आप कहीं भी किसी भी पोर्टल पे सर्च करो तो आपको समझ आ जाए कि ये किस तरीके का फंड है। तो ये होता है हाइब्रिड फंड जिसमें आप इक्विटी जिसमें फंड हाउस इक्विटी और डेब्ट में मिक्सअप करके इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद स्पेशल टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। ये इंडेक्स, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, इंडेक्स हमारे सेंसेक्स या निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनीज हैं, ऐसे अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं या ऐसे ऐसे अलग अलग इंडेक्स होते हैं। आपका म्यूचुअल फंड जो फंड हाउस है उस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज हैं डायरेक्ट उनमें इन्वेस्ट करें तो वो इंडेक्स फंड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ये एक प्री डिफाइंड इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक ETF होते हैं, म्यूचुअल फंड को भी एक स्टॉक्स की तरह ट्रेड किया जाता है, उन तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना ETF कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF। ये चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो किसी भी पोर्टल पे, ग्रो, जीरोधा, IND मनी या XYZ कोई भी पोर्टल जो आप यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, कहीं पे भी सिंपल गूगल भी करोगे तो भी ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये थे 4 तरीके की कैटेगरी आपकी एसेट बेस्ड जो सेग्रीगेशन होता है या क्लासिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड्स का, उसके बारे में। स्पेशल कैटेगरी में एक फंड्स ऑफ फंड्स भी होता है, मतलब एक म्यूचुअल फंड जो अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिस्क चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगेन रिवार्ड भी कम होता है, रिटर्न कम होते हैं, और आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है, डबल एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड है। एक होते हैं इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स में क्या होता है कि आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप US मार्केट में इन्वेस्ट करना है इंडिया से बाहर, तो आप देर आर ऑप्शंस, यू कैन इन्वेस्ट इनटू दोज फंड्स एज वेल। तो ये होते हैं इंटरनेशनल फंड्स। पढ़ते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं जो कॉमन टर्म्स यूज होती है म्यूचुअल फंड में। अभी तक मैंने बताया म्यूचुअल फंड की कितने टाइप से उनका क्लासिफिकेशन होता है, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज मैंने बताया। हाई रिस्क, लो रिस्क वाले,
किस साइज की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइप से कैसे कैसे म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन है, डेब्ट में या इक्विटी में या क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड, ये चीज़ मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कॉमन टर्म्स जो म्यूचुअल फंड में यूज होती हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप किसी पोर्टल पे जाके ओपन करके देखोगे तो ये टर्म लिखी मिलेंगी, बट उनका मतलब आपको नहीं पता होगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कवर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या होता है? जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को आप अपना पैसा देते हो, उस कंपनी के अंदर या उस फंड हाउस के अंदर एक फंड मैनेजर होता है, एक प्रोफेशनल होता है जो एनालाइज करता है कि किस किस जगह पे पैसा लगाया जाए ताकि उसको बेस्ट तरीके से उसका बेस्ट रिटर्न आ सके। तो वो प्रोफेशनल जो होता है वो फंड मैनेजर होता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट होता है। यूनिट्स, जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो बदले में आपको यूनिट्स मिलती है। उस दिन का जो, जब आपने परचेज किया है उस दिन जो यूनिट का प्राइस होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। CSTL और NSDL, ये रिपोजिटरीज होती हैं जहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड आके स्टोर हो जाता है और पता चल जाता है कि आपको इतनी यूनिट क्रेडिट हो गई। जैसे जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यूनिट का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। एक्सपेंस रेशियो, मैंने आपको बताया कि जब आप अपना पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो तो उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करने के लिए जो जो खर्चा लगता है उस कंपनी का, उसको आपसे चार्ज करता है एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, और वो 1 से लेके 2% तक आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का होता है। एग्जिट लोड, हर म्यूचुअल फंड का एक टाइम होता है कि जैसे कोई फंड 3 महीने से पहले अगर आप उसको विड्रा करोगे तो कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। किसी पे 6 महीने होती है, किसी पे 1 साल होती है, या किसी पे नहीं भी होती। जो लिक्विड फंड होते हैं उन पे कोई एग्जिट लोड नहीं होता। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि आप एक डिफाइंड टाइम से पहले अगर पैसा निकालते हो, मान लीजिए एक फंड है जिसमें लॉकिंग तो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि 1 साल तक अगर पैसा आप रखते हो उसके बाद आप विड्रा करते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पैसा निकाल लिया फॉर एनी XYZ रीजन तो आपको एक नॉमिनल एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उस जिस टाइम पे आप रिडीम करोगे उस पे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और एक म्यूचुअल फंड में जिसमें आप एग्जिट लोड है 1% 1 साल का, अगर मैं 1 साल तक उस पैसे को रखता हूं और उसके बाद जैसे मुझे 10% का एप्रिसिएशन मिला, 100 रुपए के 110 हो गए और मैं निकालता हूं तो मुझे 110 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन फॉर एनी XYZ रीजन मैं उसको साल के अंदर अंदर निकालता हूं, 100 रुपए के 105 रुपए हो चुके हैं मान लीजिए 6 महीने में, और फिर मैं उसको निकालता हूं तो 105 का 1% चार्ज चला जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, बाकी का अमाउंट डिडक्ट होके मेरे को मिल जाएगा। लॉक इन पीरियड मैंने जैसे बताया कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड है। जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं उनमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। आपको अगर एक टाइम से पहले निकालना है तो बस सिंपल एग्जिट लोड दो और आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन जो ELSS फंड होते हैं जिसमें हमें सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है, उनमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। या जो आपके क्लोज एंडेड फंड होते हैं जो 3 साल या 5 साल तक का होता है लॉकिंग पीरियड, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, वो लॉक हो जाएगा। तो वो लॉकिंग पीरियड होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। बढ़ते हैं आगे। नैव, नेट एसेट वैल्यू, ये होता है यूनिट का प्राइस। जो यूनिट आपको मिली है परचेज के टाइम पे, एग्जाम्पल पे मैंने बताया था 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और 10 रुपये यूनिट का प्राइस है तो आपको 100 यूनिट मिलेंगी। वो प्राइस नैव होता है यूनिट का। नेट एसेट वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू क्या है यूनिट की, जब आप उसको बेचोगे तो उस यूनिट का प्राइस जितना ऊपर होगा उसके हिसाब से आपका अमाउंट मिल जाएगा। आपके पास सिर्फ 100 यूनिट है, आपने 1000 रुपये लगाए, अब आपको 1000 रुपये से कोई मतलब नहीं है, आपको यूनिट से मतलब है। आपके पास 10 यूनिट है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी यूनिट का प्राइस लेट से 30 रुपये हो गया, जो नया हुआ वो 30 हो गया, तो मतलब आप 30 के हिसाब से 100 यूनिट अगर आप रिडीम करोगे तो आपको 3000 रुपये मिल जाएंगे। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, हम सब ने जो पैसा इकट्ठा करके फंड हाउस को दिया है, उस फंड के अंदर जितना पैसा इन्वेस्ट मैनेज हो रहा है उसको AUM बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
मेरे पास पैसा हर महीने आ रहा है, मैं कोई सैलरीड प्रोफेशनल हूँ या कोई मेरा छोटा मोटा बिजनेस है जिससे मैं हर महीने कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फॉर से 100 रुपये में हर महीने या 500 रुपये या 10,000 रुपये, जो भी XYZ अमाउंट है मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसको SIP के थ्रू मैं एक फंड हाउस को देता रहूँगा हर महीने। मैं फंड हाउस को बता दूंगा कि मैं इस महीने से लेके आगे तक, जब तक मैं उसको रोक ना दूं, तब तक हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता रहूंगा, तो वो 1,000 रुपये की SIP हो गई। SWP, सिस्टमैटिक विड्रावल प्लान। मेरे पास एक अच्छा सा कॉर्पस है, मान लीजिए मेरी रिटायरमेंट एज है या फॉर एनी XYZ रीजन मेरे पास इतना पैसा है कि अब मैं उससे एक रेगुलर इनकम लेना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, मैं फंड हाउस को दूंगा वो 1 करोड़ रुपए किसी एक पर्टिकुलर फंड में लगाएगा, और मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या कोई भी अमाउंट चाहिए मुझे मेरे बैंक अकाउंट में। तो फंड हाउस वो एक्स अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट करा देगा, उसको बोलते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रावल प्लान। ये रिटायरमेंट फेज के लिए होता है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। लमसम, लमसम होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी तक जो एग्जांपल दिए थे कि जैसे 1,000 रुपये मैंने लिए, आपने 2,000 रुपये, एक बार में जो इन्वेस्टमेंट होती है, आप हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बस एक बार जो पैसा लगा के छोड़ना चाहते हो, उसको बोलते हैं लंपसम। ये ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको अलग अलग वीडियोस में या अलग अलग पोर्टल पे या ब्लॉग्स के अंदर दिखेंगी, बट उनका एग्जैक्ट मतलब नहीं होता। इन चीज़ों को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी, फंड हाउस जो हमारे पैसे को मैनेज करेगा। AMC। रिस्कोमीटर, रिस्क मीटर कितना है आप, डेब्ट फंड है, आई मीन मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई, ये रिस्क मीटर है। आपका पैसा किस तरीके के एसेट में इन्वेस्ट हुआ है, उस पर रिस्क क्या है। अगर मैं गोल्ड में डालूंगा तो रिस्क बहुत कम होगा। अगर मैं किसी कंपनी के, एक स्मॉल कैप कंपनी के, स्मॉल कैप मीन्स छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, वो कंपनी डूब भी सकती है, वो कंपनी बहुत ऊपर भी जा सकती है। अगर मैं मिड साइज कंपनी में डालूंगा या लार्ज साइज कंपनी में डालूंगा तो रिस्क धीरे धीरे उतना कम होता जाएगा। ये होता है रिस्कोमीटर किसी भी फंड का। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आपका पैसा हर साल किस कंपाउंड रेट से बढ़ रहा है, दैट इज CAGR। किसी भी फंड का पैसा अगर किसी भी फंड का CAGR मान लीजिए 10% है। अगर मैंने 100 रुपये आज इन्वेस्ट किए, एक साल बाद 10% मतलब 110 हो जाएंगे। अगले साल फिर से 10%, तो 110 के 120 नहीं, 121, 121, क्योंकि वो कंपाउंडेड रेट मिली है, दैट इज कंपाउंडिंग। सो CAGR इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। NFO, न्यू फंड ऑफर, फंड हाउस नए नए फंड लेके आता है तो उसको NFO बोलते हैं। इनिशियल जो फंड लॉन्च होता है, अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, दैट इज NFO। बेंचमार्क, एक मार्केट का स्टैंडर्ड होता है, जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 या निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप 50 या 250, वो बेंचमार्क के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये वो बेंचमार्क होता है। मार्केट का एक स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट किया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सेंसेक्स के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड, आज सेंसेक्स 1% ऊपर है, आपका म्यूचुअल फंड 1.5% ऊपर है, 1.5, आपका म्यूचुअल फंड उस बेंचमार्क को बीट कर गया है। बेंचमार्क मैंने सेंसेक्स लिया है इस एग्जांपल में, तो अलग अलग बेंचमार्क्स हो सकते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड के। इंडेक्स फंड मैंने बता दिया, जो बेंचमार्क जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा, सेट ऑफ कंपनीज, निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप, इन कंपनीज में जो इन्वेस्ट होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट आर द इंडेक्स फंड्स। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड है, वो एक स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको बोलते हैं ETF। बढ़ते हैं आगे। अब म्यूचुअल फंड में ऑप्शन होता है ग्रोथ का, डिविडेंड का, मैंने बताया भी था। ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है कि आपका पैसे के ऊपर कोई डिविडेंड आया है, जो भी आपने जो पैसा फंड हाउस को दिया, फंड हाउस ने फिर उसको आगे अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट किया, उस एसेट से आपको एक डिविडेंड इनकम आई। डिविडेंड इनकम एक हिस्सा होता है कंपनी का, मान लीजिए कोई क्वार्टर में कोई प्रॉफिट हुआ है,
कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उस 100 रुपए में से 10 रुपए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देना चाह रही है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या आप चाहते हो कि वो पैसा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ही जुड़ के फिर आगे कंपाउंडिंग चले? वो होता है ग्रोथ ऑप्शन। या वो पैसा जो हर क्वार्टर में या हर महीने में जो आपको आ रहा है वो आपके बैंक में आ जाए और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट वैसे का वैसे चलता रहे, उसको बोलते हैं डिविडेंड ऑप्शन। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। आप अगर किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो होता है रेगुलर प्लान। उसमें क्या होता है, आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस को, जो फंड हाउस है उसको थोड़ा सा कमीशन देना होता है एजेंट को। तो ये रेगुलर प्लान होता है। आई वोंट रिकमेंड कि आपको रेगुलर प्लान लेना चाहिए, आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। आप डायरेक्ट फंड हाउस से जाके आप म्यूचुअल फंड को परचेज करते हो थ्रू एनी पोर्टल लाइक ग्रो, जीरोधा या IND मनी या एंजल ब्रोकिंग, अलग अलग पोर्टल्स हैं, किन्हीं के भी थ्रू आप डायरेक्ट AMC से म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालो, अलग अलग एसेट्स में डालो ताकि रिस्क कम हो जाए। डाइवर्सिफाई, कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो है, मान लीजिए कोई एक एसेट है, डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, वो शेयर अचानक ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, आपका पैसा डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। बीच में मैंने पोर्टफोलियो मिस किया। पोर्टफोलियो इज लाइक योर सेट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डन अक्रॉस मल्टीपल एसेट्स। जितने भी अलग अलग एसेट्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, दैट इज योर पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना, ताकि अगर एक टाइप की इन्वेस्टमेंट अगर डाउन हो गई है तो आपका पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट ना हो। रीबैलेंसिंग मीन्स आप अपने पोर्टफोलियो को इधर से उधर डालो एसेट में। मीन्स आपने एक पोर्टफोलियो है जिसमें 50% इक्विटी है, 50% डेब्ट है, और आपको लग रहा है कि मार्केट अभी डाउन जाएगी, आपको कोई फॉर एनी रीजन, तो आप 50% इक्विटी में अलॉट न करके सिर्फ 20% छोड़ दो, 80% डेब्ट में डाल दो पैसा, डेब्ट फंड्स में, ताकि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का ज्यादा रिस्क ना हो। दैट इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग। रीबैलेंस करना, अपने रिस्क को मेंटेन करना, इधर से पैसा उधर उठा के डालना, दैट इज अ रीबैलेंसिंग। ये तो था म्यूचुअल फंड के बारे में, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस मैंने बताया, जो कॉमन टर्म्स जो म्यूचुअल फंड में यूज होती हैं। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। म्यूचुअल फंड में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, ये उसमें अच्छाई है। आप खुद गलती कर सकते हो, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट होता है उसके गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो ये उसका प्रोज है। डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा एक जगह नहीं लग के बहुत सारी जगह लगता है, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में लगता है, गोल्ड में लगता है, या अगर आपने हाइब्रिड फंड लिया है तो डेब्ट में भी लगेगा और आपका इक्विटी में भी लगेगा। तो द डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन इज अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड विच बेसिकली सेव्स यू इन केस ऑफ एनी आई मीन मार्केट डाउन कंडीशन, या कोई भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो आपका सारा पैसा ना डूबेगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपको लॉस कम होगा। अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट, आपको छोटा सा एक्सपेंस रेशियो 1% या 2% दे के आप अपने अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को है एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। लिक्विडिटी, ये मेरा पर्सनल बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे मोटिवेट करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे पास कुछ पर्सनल अमाउंट है जिसको मुझे इन्वेस्ट करना है, और कुछ फॉर XYZ रीजन मुझे कुछ पार्शियल विड्रॉ करना है। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कल को मुझे सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तो मैं 5,000 रुपए में जितनी यूनिट उस टाइम के प्राइस पॉइंट पे मैं बेचूंगा, मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। 95,000 अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, मुझे सारे पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक सेविंग्स बैंक अकाउंट, आप कुछ पैसा रखते हो, जब आपको जरूरत होती है आप निकाल सकते हो।
ये लिक्विडिटी ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप कोई और एसेट में डालोगे, जैसे आपने लैंड परचेज कर ली या फ्लैट परचेज कर लिया, आप पार्शियल सेलिंग नहीं कर सकते, आपको पूरा सेट बेचना पड़ेगा। वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है जो पूरा रेगुलेशन करती है म्यूचुअल फंड के बारे में, पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखती है ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो। ये एक चीज़ अच्छी है म्यूचुअल फंड में। टैक्स बेनिफिट, अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, करते हो, तो यू कैन क्लेम 1.5 लाख डिडक्शन इन सेक्शन 80C। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड हैं, आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने टाइम होरिजन के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। और कन्वीनियंस, ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जस्ट विद योर क्लिक यू कैन परचेज, यू कैन रिडीम म्यूचुअल फंड एनी टाइम। So these are the good points about mutual fund. Let's talk about the negative things. Market risk. म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। मार्केट ऊपर है तो आपके एसेट ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे है तो आपके एसेट वैल्यू भी नीचे जाएगी। नो कंट्रोल ओवर पोर्टफोलियो। आप खुद पोर्टफोलियो को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक फंड मैनेजर उसको कंट्रोल करेगा, वो डिसाइड करेगा कि पैसा कहाँ लगाना है। लेस कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल स्टॉक्स, मतलब मान लीजिए आपका पैसा 10 स्टॉक्स में लगा हुआ है, अलग अलग, जो म्यूचुअल फंड हाउस के मैनेजर ने लगाया, फंड मैनेजर ने। आप चाहते हो कि स्टॉक ए के अंदर मुझे ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेंसी है तो पैसा उधर उठ के लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। फंड मैनेजर जो डिसाइड करेगा पैसा वहाँ लगेगा। एग्जिट लोड एंड लॉक इन। एग्जिट लोड होता है, अगर एक ड्यूरेशन से पहले आप म्यूचुअल फंड को विड्रा करते हो तो एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है, जो मैंने समझाया। एग्जिट लोड होता है यहाँ पे, नॉट लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, वहाँ पे आप कभी भी पैसा निकालोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लॉक इन पीरियड, कुछ म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड भी होता है, जैसे मैंने बताया ELSS के अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। टैक्स ऑन गेन्स, हालांकि हम 1.5 लाख टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80C के अंदर, बट जो आपके ओवर द टाइम, आप 1 साल बाद कोई पैसा निकाल रहे हो या 1 साल से पहले पैसा निकाल रहे हो, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं बात करूं 1 साल से पहले अगर आपने कोई पैसा निकाला है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, उसके ऊपर 50,000 का प्रॉफिट हो गया, 1 साल के अंदर अंदर आपने विड्रा कर लिया वो अमाउंट 1.5 लाख, उस 50,000 पे 20% टैक्स होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। अगर आपने अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को 1 साल के बाद रिडीम किया है, उस पर लगता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 12.5% है। वही पैसा, जैसे 1 लाख रुपए आपने 1 साल के बाद 1.5 लाख या 2 लाख निकाला है, तो जो एग्जाम्पशंस होता है LTCG पे वो 1.25 लाख होता है। मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने 10 लाख रुपए लगाए आज, 1 साल के बाद, कभी भी 1 साल के बाद वो 10 लाख मेरे 20 लाख हो गए, मान लीजिए वो कभी भी हो गया 1 साल के बाद। प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए में 1.25 लाख माइनस कर दो, कितना बचा? 8,75,000। उस 8,75,000 पे मुझे 12.5% टैक्स देना है, दैट इज LTCG रेट एट दिस ईयर। आगे क्या होगा वो पता नहीं, अभी क्या है कि 1.25 लाख के बाद जो भी अमाउंट है उस पर 12.5% LTCG टैक्स है। मिस सेलिंग बाय एजेंट्स, ये रेगुलर प्लान्स के लिए है। अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो एजेंट आपको वो म्यूचुअल फंड सेल कर सकता है जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिले, तो ये नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द फंड मैनेजर। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसी के हिसाब से आपका रिटर्न मिलता है। अगर उसने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, अगर उसने गलत जगह इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न गलत मिलेगा। ये कुछ कौन से या नेगेटिव साइड्स हैं विच आई पर्सनली थिंक कि जिसको आप नलीफाई कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड क्या है, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। फिर मैंने अलग अलग एब्रीविएशंस जो यूज़ होती हैं म्यूचुअल फंड के बारे में उनको एक सिंपल वे में समझाया। बाद में मैंने म्यूचुअल फंड की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में बताया। आई होप इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी म्यूचुअल फंड के बारे में। अब आप किसी भी पोर्टल पे जाके किसी भी म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। वो म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, किस फंड हाउस से है,
किस कैटेगरी का वो म्यूचुअल फंड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, जैसा भी है, इंडेक्स फंड है, एनएफओ है, आप देख सकते हो। उस म्यूचुअल फंड का एयूएम कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, उसके रिटर्न्स कैसे हैं, सीएजीआर, आप हर चीज़ अब आप पोर्टल पे देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपको अच्छा लगा कि कुछ नया सीखने को मिला तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं मिलता हूँ अगली किसी अच्छी वीडियो में जिस पे मैं आपका इसी टॉपिक पे या इससे रिलेटेड टॉपिक पे आपके नॉलेज लेवल को और आगे तक लेके जाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कुछ ऐसा टॉपिक लेके आऊँ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।